ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। प्रश्न पूछ रहा है अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा को। अब आप कहोगे कि रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ ये बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा, और इन्होंने किनका स्थान लिया? अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये, इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप जानते हो अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे गंजी कमलावी राव, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव, और सीबीआई के डायरेक्टर बने थे कौन? प्रवीण सूद। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, वैसे अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? मनोज यादव बने। और अभी आपको याद है तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। और 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हरियाणा। वैसे भारतीय रेलवे का 100% कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य कब का है? तो याद रखना 2030 का। और भारत का कब का है कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य? 2070। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बना? कर्नाटक के हुबली में जो श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। लंबाई है 1507 मीटर। अभी आपको याद है मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के नाम पे कर दिया गया, मतलब सीडी देशमुख के नाम पे। अच्छा, वैसे भारत में फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। इन्हीं के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 1853 में। और बताओ पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से वाराणसी चली। और वंदे भारत इसका निर्माण कहाँ पे किया गया? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और अगर पूछे कि दक्षिण भारत की पहली कहाँ से कहाँ चली थी? मैसूर से चेन्नई। अच्छा, वंदे भारत पहले इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, या आप यूँ भी कह सकते हो भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन, मतलब इसमें अलग से इंजन नहीं है। तो रेलवे से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की? तो आंसर होगा 25,000। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को 15,000 रुपये से बढ़ा के 25,000 रुपये करने की घोषणा की है। अभी ये जो 15,000 रुपये हैं ये कितने चरणों में दिए जाते हैं ये प्रश्न बनेगा, तो 6 चरणों में दिए जाते हैं, मतलब 6 बार में दिए जाते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि किस किस तरह से ये 15,000 रुपये टुकड़ों में दिए जाते हैं। जैसे बेटी के जन्म के वक्त, फिर जब पहला टीका लगेगा, और इस तरह से जब वो पहली कक्षा में जाएगी, इस तरह से दिए जाते हैं। अच्छा, योजना की बात कर लेते हैं कि ये योजना है क्या? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। पहले बात करें इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये शुरू हुई थी 25 अक्टूबर 2019 को। और कहाँ से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। इसमें क्या होता है? इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे इसी तरह से लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत जो वित्त सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, उनको भी बढ़ा दिया गया। कौन कौन सी योजनाएं हैं वो? देखो, एक तो लाडली बहना योजना। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा, लाडली बहना योजना किसकी? आप सब बता दोगे, मध्य प्रदेश की है। इसमें अभी तक 1,000 रुपये दिए जाते थे पर मंथ, लेकिन अभी घोषणा की गई कि इसको बढ़ा करके 1,250 रुपये कर दिया गया। ये पॉइंट याद रखना। उसके अलावा अभी गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को डबल कर दिया था, 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। ये भी याद रखना। उसी तरह से अभी राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना है, उसको बढ़ा के कितना कर दिया? फाइनली उसे बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया। और अभी प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभार्थियों को जो राशि दी जाती है उसको 15,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया? 25,000 रुपये कर दिया। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जानकारियाँ मैंने आपको दी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, अपने करंट अफेयर्स की यही खास बात है
कि अगर कोई भी प्रश्न होता है तो उसी से संबंधित करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। मतलब रैंडमली कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। जैसे योजना वाला प्रश्न है तो ऐसा नहीं है एक प्रश्न मैंने स्पोर्ट्स का रिवाइज करा दिया, एक अपॉइंटमेंट का करा दिया, एक सबमिट का करा दिया, नहीं, बल्कि रैंडमली कराना तो मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जैसा प्रश्न हो उसी से मिलते जुलते प्रश्न जो आपने एक साल के अंदर करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वो मैं आपके लिए चुन चुन के लेकर के आऊं, क्योंकि उसी प्रश्न से संबंधित मैं कोई प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा। तो एक तो पढ़ने में भी आपको मजा आएगा और एक सिस्टमेटिक वे में कंटेंट आपका तैयार और चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। और ऐसा कंटेंट तैयार करने में मेहनत लगती है मेरे दोस्त। मेरे पास दूसरों की तरह बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल या बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है। मैंने 5-6 लोग नहीं रखे अपने नीचे। जो करना है मेरे को ही करना है। यहाँ पे कंटेंट राइटर भी मैं ही हूँ, वीडियो भी डिलीवर मुझी को करना है, रिकॉर्डिंग भी मुझी को करनी है, एडिटिंग भी मुझी को करना है, सब काम मुझे करने होते हैं। इसीलिए मैं लिमिटेड वीडियोस दे पाता हूँ आप लोग, लेकिन जो भी देता हूँ अपना 100% लगा के देता हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाया करो, या जो भी आपके स्टडी ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं तो जुड़े होंगे आप लोग, शेयर करा करो। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब मेरी आंखें दर्द होती है, सर दर्द होता है, और जब मुझे लगता है कि नहीं यार व्यूज बढ़ रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हो, तो ये सब दुख दर्द गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है यार, कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो फिर एक टाइम पे इंसान हिम्मत हार जाता है। तो शेयर जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो अभी एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। पर यह सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि इसके लिए बैंक आपसे मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, पर इसके बदले में काफी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। जैसे कि अकाउंट में, हमारे बैंक के अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखना होता है ना, उससे कम रखोगे तो फिर चार्ज, पेनल्टी वगैरह लगती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तरह से जैसे कि हमें हर महीने एटीएम से 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन की सहूलियत मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप निकासी करो एटीएम से। इसी तरह से कई तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी एक्सिस बैंक के इस इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट में। एक्सिस बैंक स्थापना होती है 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। याद है अभी यस बैंक ने आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। कैनरा बैंक इसने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, और इंडियन बैंक इसने डिजिटल सेवाओं के लिए प्रोजेक्ट वेव नाम से एक नई पहल शुरू की। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने नभ मित्र नाम से एक उपकरण तैयार किया, एक डिवाइस बनाई? तो आंसर होगा इसरो ने। तो अभी इसरो ने अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने ये नभ मित्र नाम से एक उपकरण तैयार किया है, जिसका भी सफल परीक्षण कर लिया गया। अब इस उपकरण का, इस डिवाइस का उद्देश्य क्या है? मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाना। तो ये जो डिवाइस है ये उपग्रह आधारित संचार के माध्यम से संचालित होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि सैटेलाइट बेस्ड एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, जिसमें क्या होगा, अगर कोई मछुआरा समुद्र के बीच में है, अपनी नाव में मछली पकड़ने गया है, और ज़मीन पर यानी कि अपने ऑफिस में कोई अधिकारी है, तो मतलब वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, मैसेज एक दूसरे को भेज पाएंगे। किस तरह के मैसेजेस? जैसे कि मौसम अलर्ट दे पाएंगे, चक्रवात की चेतावनी मिल पाएगी, या और भी कोई तरह की जानकारी है, जैसे वो मार्ग भूल गए, जैसे उन्हें बताना है कि भैया वो एरिया मछली मत पकड़ो, वो दूसरे देश की टेरिटरी आ गई। तो मतलब आपस में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा इसके थ्रू। और अभी इसका सफल परीक्षण केरल के कोल्लम शहर के नींद कारा में किया गया। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, इसरो की बात आते ही मुझे अभी चंद्रयान 3 याद आ रहा है। चंद्रयान 3 तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चलो नहीं बताता, लेकिन उससे महत्वपूर्ण 3 शब्दावली मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा, उस पॉइंट को, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 के लिए क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 1 के लिए जवाहर पॉइंट। ये जरूर याद रखना। एक निराक्षी शब्द आपने सुना होगा, एक पनडुब्बी का नाम है ये निराक्षी। ये पनडुब्बी पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाएगी। और लीसा नाम आपने सुना होगा। अभी उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया था। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और प्रबल आपने नाम सुना क्या?
ये भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है जिसका निर्माण किया कानपुर फैक्ट्री ने। देखो इसरो की बात करते हैं। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई और अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है 10वें नंबर के। और इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भारत का जो सूर्य मिशन है, आप बता दोगे आदित्य L1 है, उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूं। जैसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था ना, LVM-3M4 के जरिए। और हाँ मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान से संबंधित, चाहे चंद्रयान 1 हो, 2 हो या 3 हो, इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, उस पर क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। जैसे ही क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन ओपन करोगे, सामने ही आपको क्विज मिल जाएगी, जाके लगा लेना। अभी भी नहीं लगाई हो तो किसका इंतजार कर रहे हो, क्यों बैठे हुए हो? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया, जिसे जादुई चावल भी कहा जाता है? तो आंसर होगा असम। तो ये चावल असम में अहोम राजवंश के सैनिकों का मुख्य भोजन हुआ करता था। इसे मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है और चिपचिपी किस्मों में आता है, जिन्हें उनकी एमाइलोज सामग्री के आधार पर बोरा और चोकुआ के नाम से जाना जाता है। और अभी मिल गया इसको जीआई टैग। अच्छा, अभी जितने भी जीआई टैग मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज तो करवाऊंगा ही सही, लेकिन चावल बड़ी बार न्यूज़ में आता है, आपको पता है। और चावल मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि कौन से चावल? एक कोल्लम चावल आपने पढ़ा था, महाराष्ट्र का है ये कोल्लम चावल, जिसको भी जीआई टैग मिला। एक एमपी के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। एक केरल का नावरा चावल है जिसको जीआई टैग मिला था। और मणिपुर के काले चावल को तो मिल ही चुका है जीआई टैग। एक असम का ही है बोका चावल, और याद होगा जुडीमा चावल, ये भी असम का है। और इसको जुडीमा चावल को नहीं मिला था, एक्चुअली में जुडीमा चावल से एक वाइन बनी थी, उसको मिला था जीआई टैग। और बिहार के कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला था। अभी आपको याद होगा, हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा, और जम्मू कश्मीर के ही सुलाई शहद को, जम्मू कश्मीर के रचौरी चिकरे लकड़ी शिल्प को, और कश्मीर के मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला। मतलब जम्मू कश्मीर के जो अभी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था हाल ही में 2023 में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। जैसे अभी गोवा के मानकुराद आम को मिला, राजस्थान के भी ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जोधपुर की बंधेज शिल्प, बीकानेर की उस्ताकला शिल्प, बीकानेर की कशिदाकारी शिल्प, उदयपुर का कोफ्तकारी मेटल शिल्प, नाथद्वार की पछवाई पेंटिंग, तमिलनाडु के जेदेरी नामकट्टी चेदीबट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मेटा केला को, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम और मुरैना जिले की गजक को मिला। और ये एक जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग भी है। बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला। अभी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला। तो अभी हाल ही में ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स थे। और जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम आया 1999 में, लागू हुआ 2003 में। पहला जीआई टैग मिला सन 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। तो याद रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत ये अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। मतलब ये इसका पहला संस्करण है जो कि 14 से लेके 15 अक्टूबर तक होगा। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी भारत का पहला AI स्कूल ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम केरल में, जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। अभी मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था। और अभी किस राज्य ने AI आधारित न्यूज़ एंकर लीसा लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। अभी एलन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम है XAI। और बताओ किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। और पहले वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? ब्रिटेन। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत 5वें स्थान पे था, अमेरिका पहले स्थान पे था। और किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था।
ये भी ध्यान रखना। वैसे अभी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? तो इन्फोसिस ने। अच्छा, इन्फोसिस ने अभी 2 टेनिस खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नाम बताओ उनके, और वो किस देश से हैं ये भी बताओ। वैसे अमेरिका की एक कंपनी है ओपन एआई, और इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और इसी तरह से रशिया की सिबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया था। और गूगल ने किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो बार्ड नाम से। वैसे एआई के गॉडफादर किसे कहते हैं? जेफरी हिंटन को कहते हैं। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए आपके, तो घबराना मत, मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा। यही हमारे सेशन की खास बात है कि मैं रिवीजन ही इतनी बार करा देता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बार बार उसे आप रिवाइज करते जाओ जो मैं आपको यहाँ पे कराई देता हूँ। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा डैनियल मैकगेही। तो कनाडा की डैनियल मैकगेही ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेगी। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के क्वालिफायर के लिए कनाडा की महिला टीम में चुना गया है। मैं आपको बता दूं, वे 2020 में ऑस्ट्रेलिया से कनाडा गई, फिर नवंबर 2020 में पुरुष से महिला बन गई। और इस तरह से ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन? तो डैनियल मैकगेही, कनाडा के लिए खेलेंगी ये। अच्छा, एडगर रिंकेविक्स का नाम याद है? लातविया के पहले अभी समलैंगिक राष्ट्रपति बने। वैसे इनका नाम एक और कारण से चर्चा में था, मैं आप ही से जानना चाहूंगा किस कारण से उनका नाम चर्चा में रहा। अच्छा, वैसे भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला था? तेलंगाना में। और स्माइल योजना याद है आपको? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की थी, उसी का नाम है स्माइल योजना। अच्छा, वैसे समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा था? नीदरलैंड। और समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश वो ताइवान था। और वैसे इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये होता है 31 मार्च को, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अभी उड़ीसा में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और इस हवाई अड्डे को भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। बनाने में लागत आई है 31.07 करोड़ रुपीस। तो अब ये उड़ीसा का 5वां हवाई अड्डा, मतलब उड़ीसा में अब टोटल 5 हवाई अड्डे हो चुके हैं। मैंने उड़ान योजना का नाम लिया ना, उड़ान की प्रॉब्लम क्या होती है? उड़े देश का आम नागरिक। बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो येरा मैप में उड़ीसा देखो। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और लिंगराज मंदिर आपको भुवनेश्वर में मिलेगा, जिसे किसने बनाया था? सोम राजवंश ने। वैसे कलिंगा स्टेडियम भी यहीं पर है। और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। वैसे यहाँ पे आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क मिल जाएगा। और जो भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुड डैम, वो भी आपको यहाँ मिलेगा महानदी पर। और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, वो भी यहीं पर है। अच्छा, अगर भारत की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज आपसे पूछे तो वो उड़िया ही है। और क्लासिकल डांस है ओडिसी नृत्य। और ब्लैक पैगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को। अभी उड़ीसा के 33वें चीफ जस्टिस कौन बने थे? सुभाषिष तालापात्रा। और अभी पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव हुआ भुवनेश्वर में, जिसमें पहले स्थान पे उड़ीसा रहा। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ पे खोजा गया? उड़ीसा में ही। अच्छा, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी कौन बन गए? नवीन पटनायक। पहले स्थान पे अभी भी कौन है? सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। लेकिन अब शायद जल्द ही नवीन पटनायक पहले स्थान पे आ जाए। हमने पढ़ ही लिया, उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया, जिसका नाम लीसा है। अभी जो चौथे राष्ट्रीय 2022 की घोषणा हुई थी, जिसमें राज्यों में तो टॉप पे मध्य प्रदेश था, लेकिन जिला श्रेणी में उड़ीसा का गंजम जिला टॉप पे था। और अभी उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। और ये जो गंधमर्दन पहाड़ियाँ हैं ना, इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। और एक और पॉइंट आपको बताऊंगा, अभी टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था। उसमें से एक तो उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा लद्दाख है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 31 अगस्त को। तो विश्व संस्कृत दिवस प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत पर केंद्रित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह हर साल हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो रक्षाबंधन के दिन, और इस बार ये 31 अगस्त को मनाया गया। और अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे ये कल मैंने आपको सारे एक साथ रिवाइज करा दिए। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में किसे इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा एनवी रमन्ना। तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना, जिनको अभी सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर ये एक प्रमुख संस्था है जो सिंगापुर से बाहर संचालित होती है, जो मध्यस्थता के माध्यम से समाधान के लिए समर्पित है। वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं। अब एक बार फिर से लेके हाजिर हूं आपके लिए आपकी फटाफट सीरीज। अभी हमारा क्या चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाओं को 2014 से हम कवर कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह पहले मैं आपका टेस्ट रखता हूं आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर लगाओ, फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूं और आप देखना कितने प्रश्न आपके सही गए। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना ये कब शुरू हुई थी, ये 2017 में। उद्देश्य क्या है, हर घर को बिजली प्रदान करना। अगली है राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये शुरू हुआ था 2018 में। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया था राजस्थान के झुंझुनू से। और इसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। अगली है गोबर धन योजना, ये 2018 में शुरू होती है। नाम से क्लियर है, पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस या बायो CNG में परिवर्तित करना, और जिससे किसानों की इनकम भी तैयार होगी। अगला है वन धन योजना। वन धन योजना ये शुरू हुई थी 2018 में। इसको नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जिसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों की आजीविका में सुधार करना। और किस मंत्रालय के अंतर्गत, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। अगली है आयुष्मान भारत योजना, ये विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है और ये शुरू हुई थी 14 अप्रैल 2018 को। कहाँ से, रांची झारखंड से। इसमें हर साल 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये, लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन उसमें हो गया कि कौन सा राज्य है जिसने ये जनधन योजना की बीमा राशि को डबल कर दिया, तो गुजरात आंसर होगा। ये याद रखना, करंट अफेयर्स का भी प्रश्न हो गया ये आपका। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो ये 2019 में शुरू हुई थी। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। होगा क्या इसमें, अगर किसान की उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो वो 50 से 200 रुपये के बीच में जितना भी होगा उसकी उम्र के हिसाब से उसको किस्तें भरनी होगी, और जितनी वो किस्त भरेगा सरकार भी उतना ही भरेगी। और उसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे 3000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। चलो अब मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। फिर आपसे पूछा वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता, तो भारत ने। फिर पूछा कि FIDC के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा उमेश रेवनकर। फिर पूछा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया 30 अगस्त को। फिर पूछा डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता प्रवीणा अंजना ने। फिर पूछा किसे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, गीतिका श्रीवास्तव। फिर पूछा BCCI ने किसे अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया, IDFC फर्स्ट बैंक। फिर पूछा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया, तो टोयोटा। फिर पूछा भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ पे आयोजित हुई, तो आंसर होगा कनाडा में। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट ही समझो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना यारों। और अपने दोस्तों में जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना एक बार। इतनी सी जिम्मेदारी आप समझो बस। बाकी अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने, तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।